दीपक, अगले सप्ताह हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। पापा को कब लाऊं तुम्हारे पास, या तुम लेकर जाओगे उन्हें? अरे भैया, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया के भाई ने हमारी कश्मीर टूर की बुकिंग की है, वह भी अगले सप्ताह की ही है। इस वजह से शौरी में पापा को लेने नहीं आ सकता। दीपक के ऐसे बोलने पर गुस्से से नवीन का सर घूम गया। पर तुम्हें पूछकर ही तो मैंने टूर की बुकिंग की थी ना। उस बात को 3 महीने हो चुके हैं और तुम मुझे अभी बता रहे हो कि नहीं आ सकता। वह भी मैंने पूछा तब। अभी मुझे ही बताओ, मैं पापा को कहाँ भेजूं? भैया, आपको तो पता ही है प्रिया का स्वभाव कैसा है। उसने एक बार ठान लिया तो ब्रह्मदेव भी उसके प्लान में रुकावट नहीं दे सकते। तो फिर प्लीज़ मेरे घर में झगड़ा मत लगाओ। रह गया पापा का सवाल, तो आप नीतू को पूछो, वह यहीं तो रहती है और उसका घर बहुत बड़ा है। अरे लेकिन उतने में फ़ोन कट गया। नवीन ने गुस्से से मोबाइल की तरफ देखा। दीपक का ये हमेशा ही रहता है। शादी होने के बाद कभी भी उसने माँ पापा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सच कहे तो छोटा होने के कारण वह माँ पापा का सबसे लाडला था, पर माँ पापा को उसने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं मानी। 2 साल पहले माँ कैंसर से मर गई, पर उसकी बीमारी में भी एक पैसे की मदद उसने नवीन को नहीं की। पिछले साल पापा को हार्ट अटैक आया, पर जैसे किसी अजनबी इंसान की तरह हॉस्पिटल में पापा को मिलने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पापा को नीतू के पास रखने के लिए कहा था, पर नीतू के बारे में नवीन संकोचा रहा था। नीतू उनकी छोटी बहन थी, एक नंबर की लालची और स्वार्थी औरत थी। माँ थी तब माँ से मीठी मीठी बातें करके अच्छी अच्छी साड़ियाँ और गिफ्ट ले लेती थी। परिस्थिति अच्छे होते हुए भी माँ पापा से पैसे लेना, पति को बिजनेस में चाहिए, ऐसे बोलकर उसने माँ पापा से 10-12 लाख रुपए ले लिए थे, पर वापस देने का सोचती भी नहीं थी। रिश्ते बिगड़े नहीं, इसलिए नवीन भी कभी कुछ बोला नहीं। पर उसकी पत्नी नविता यह सब देख उसकी खुसर फुसर चलती रहती थी, पर नवीन उसकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। माँ के जाने के बाद वैसे भी नीतू का भाई भाभी और पापा से मिलने का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। उसने बेमन से नीतू को फ़ोन किया। नीतू, हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। 15 दिनों के लिए पापा को लेकर आऊँ क्या तुम्हारे घर? अरे भैया, मेरी ननद आ रही है डिलीवरी के लिए मेरे पास। मुझे बताओ, मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ कि पापा की तरफ? लेकिन नीतू, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, पापा कहीं पर भी रह सकते हैं। नहीं बाबा, उनको फिर से अटैक आया तो मैं कहाँ ढूंढती रहूं डॉक्टर को। इससे अच्छा तुम एक काम करो, उनको 15 दिन के लिए वर्धा आश्रम में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। नीतू, हम 3 भाई बहन के होते हुए उनको वृद्धाश्रम में भेजना अच्छा नहीं लगेगा। देखो भैया, मैं नहीं रख सकती उन्हें। अगर आपको मेरा सुझाव पसंद नहीं आया तो फिर तुम ही देखो बाबा, पापा का क्या करना है। इतना कहकर उसने भी फ़ोन कॉल कट कर दिया। घर आने के बाद नवीन से पापा को कहाँ भेजेंगे, नविता ने यह पूछा। हमेशा की तरह वह भड़की। हमने ठेका ले रखा है क्या पापा को संभालने का? इन दोनों भाई बहनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसका बोलना भी सच था। बड़ा बेटा होने के रिश्ते से नवीन ने माँ पापा की जिम्मेदारी खुद से स्वीकार की। पहले माँ और उसके बाद पापा की बीमारी की वजह से वह दोनों एक साथ बाहर भी नहीं जाते थे। किसी एक का तो घर पर माँ पापा के पास रहना ज़रूरी था। इस बार दीपक पापा को संभालने के लिए तैयार था, इसीलिए उन दोनों ने यूरोप टूर की बुकिंग की थी। पहली बार दोनों और बच्चे एक साथ ट्रिप पर जा रहे थे।
ट्रिप के सब पैसे दे दिए गए थे और आज अचानक दीपक ने मना कर दिया। यह सुनकर नविता जिद करने लगी। नवीन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, हम ट्रिप पर जाएंगे ही जाएंगे। वृद्ध राघव प्रसाद जी को पोता पोती से सब बातें मालूम पड़ी। वह नवीन को बोले, अरे क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? रहूँगा मैं अकेला, जाओ तुम सब। ऐसा क्यों बोल रहे हो पापा आपको एक अटैक आ चुका है। आपका बीपी और शुगर हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है, कैसे छोड़े आपको अकेला यहाँ पर? नवीन सच बोल रहा था, इसीलिए राघव प्रसाद जी चुप बैठे थे। टूर पर जाने के लिए अभी 3 दिन बाकी थे पर रास्ता निकल नहीं रहा था। नवीन को टेंशन होने लगी थी। उसने सभी विकल्प सामने रखकर देखे। अंत में खुद की टूर कैंसिल करके नविता और बच्चों को टूर पर भेज देना ही उसे सही विकल्प लगा। नविता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 2 लाख का नुकसान जो होने वाला था, पर नवीन के पास ऐसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अंत में उसने अपना निर्णय पक्का किया और नविता को फ़ोन करके सूचना दी और उसे समझाने के बजाय फ़ोन कट कर दिया। बाद में ड्राइवर को फ़ोन करके तैयार होने के लिए कहा और वह ऑफिस के बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी ट्रैवल एजेंसी की तरफ ले जाने को कहा। बहुत टेंशन में दिख रहे हो साहब, उसके ड्राइवर मगन ने पूछा। फिर नवीन ने सब बातें उसे बताई। सब सुनने के बाद वह बोला, अरे साहब फिर आप क्यों ट्रिप कैंसिल करते हो? साहब मैं मेरे घर लेकर जाता हूँ बड़े साहब को। नहीं नहीं, क्यों तुम्हारी फैमिली को परेशान करना? पापा की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उनकी दवाइयों का खाने पीने का वक्त देखना पड़ता है। अरे साहब उसमें क्या है, हम भी अपने पिताजी का करते हैं ना, उनकी भी तो दवाइयाँ चलती हैं, आपको भी पता है यह सब। मेरे पिताजी बड़े साहब को पहचानते हैं, दोनों का मन भी लगा रहेगा। देखो मैं बड़े साहब को लेकर जाऊंगा। एक ड्राइवर के घर पापा को भेजना नवीन को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्राइवर का हट देखकर नवीन ने राघव प्रसाद जी को ही पूछकर फैसला लेना सही समझा। ठीक है चलो गाड़ी घुमाओ, हम पापा को ही पूछते हैं, वह तैयार हो जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगन बहुत खुश हुआ। घर जाकर उसने बड़े साहब से पूछा। वह बोले, मगन के परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मगन ने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया। वह खुशी से बोला, सब तैयार हैं। मेरे पिताजी को तो बहुत खुशी हुई बड़े साहब के आने की बात सुनकर। टूर के दिन मगन बड़े साहब को अपने घर ले गया और बाद में उसने नवीन और परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़ आया। घर जाते वक्त उसने नवीन को विश्वास दिलाया, चिंता मत करो साहब, बड़े साहब एकदम आराम से रहेंगे। टूर के दौरान भी नवीन राघव प्रसाद जी को फ़ोन करके हालचाल पूछता रहा। उनका हमेशा एक ही उत्तर रहता था, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। 16वें दिन मगन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया। नवीन ने पापा की पूछताछ की। मज़े में है बड़े साहब, बहुत आनंद लिया दोनों ने। दोनों सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, फिर दिन भर पत्ते और शतरंज का खेल खेलते थे, फिर शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन सुनते थे। उनकी तरह ज्येष्ठ नागरिकों के साथ चौपाटी पर बैठकर बातें करते थे। 3 दिन पहले बड़े साहब को थोड़ा बुखार आया था, शुगर भी थोड़ी बढ़ गई थी, फिर उनको अस्पताल लेकर गया। अभी वो एकदम ठीक है। मगन हमें घर छोड़ने के बाद
लेकर आना पापा को घर पर। एक दिन रहने दो ना साहब उनको। बीमारी की वजह से उनकी मेहमान नवाजी रह गई थी। अरे अभी क्यों करनी मेहमान नवाजी? इतने दिनों तक तुमने उन्हें संभाला, वह क्या कम है? ऐसा क्यों करते हो साहब? अपने घर आने वाले मेहमान को मेहमान नवाजी किए बिना कैसे भेजें? और यह मैंने संभाला, ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा बाबा, ऐसे बोलकर नवीन ने उसे हाँ कह दिया। दूसरे दिन शाम को राघव प्रसाद जी घर आए। वह बहुत खुश दिख रहे थे। उनके हाथ में एक थैली थी जिसमें पैंट शर्ट का एक कपड़ा, टॉवेल, टोपी थी। वह देखकर नवीन बोला, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मगन? नहीं कैसे साहब? बड़े साहब को क्या ऐसे ही भेज देता मैं? उतने में ही नविता ने नवीन को अंदर बुलाया और कहा, सुनो जी, उसका एहसान मत रखो, 5-10 हज़ार उसे दे दो। नवीन को भी नविता की बात सही लगी। मगन के घर जाकर उसने 10 हज़ार उसके हाथों में रख दिए। मगन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और फिर वह 10 हज़ार उसके जेब में वापस रख दिए और बोला, यह क्या साहब, पिता को संभालने का कोई पैसा लगता है क्या भला? और हाँ, आगे भी कभी ऐसा प्रसंग आए तो बड़े साहब को बिंदास्त मेरे पास भेजना। नवीन का मन भर आया। उसने मगन को गले लगा लिया। 3-4 दिनों बाद दीपक और नीतू का फ़ोन आया। टूर कैंसिल किया था या फिर पापा को वृद्धाश्रम में रखा था, पूछ रहे थे दोनों। नवीन के मुँह से इतना ही निकला कि उस दिन असल मायने में मुझे भाई मिला जिसने पापा का ख्याल रखा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।